राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। जब बेटा माँ को एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गया और मुंह बोले बेटे ने निभाया फर्ज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति 01 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एयरपोर्ट पर एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत काफी देर से एक जगह बैठी हुई है और वह बार बार अंदर की ओर देखे जा रही थी। उस औरत को बैठे बैठे कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन ना तो उसे कोई लेने आया और ना ही उसके साथ किसी को भी सफाई कर्मचारियों ने देखा था। वह सफाई कर्मचारी, जिसका नाम रमन था, जब सुबह अपनी ड्यूटी पर आया था तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहां बैठे हुए देखा था और अब उसके लंच का समय हो चुका था, लेकिन अब तक वह बूढ़ी औरत वहीं बैठी हुई थी और लगातार सूनी आंखों से एयरपोर्ट के अंदर की तरफ देखे जा रही थी। ऐसे लग रहा था मानो वह बूढ़ी औरत किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को इस तरह देखकर सफाई कर्मचारी रमन को उस पर तरस आ गया और वह उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहने लगा, अम्मा जी, आप कहाँ जाएंगी और यहाँ आप किसका इंतजार कर रही हैं? क्या कोई आपको लेने आ रहा है? तो अमन की बात पर वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मेरा बेटा अभी अंदर गया है, पता नहीं उसे क्यों इतना समय लग गया। तुम जरा अंदर जाकर पता कर सकते हो क्या कि वह अभी तक क्यों नहीं आया? दरअसल मैं अपने बेटे के साथ ही यहाँ तक आई हूँ। वह मुझे अपने साथ मुंबई लेकर जा रहा है। अगर हो सके तो बेटा मेरे बेटे को बुला दो, वह अंदर गया है, पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। तब अमन कहने लगा, अम्मा जी, आपका बेटा जब आ जाए तब आप उसके साथ चली जाना। अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं। तो वह बुजुर्ग औरत हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे खाने के लिए पूछा तो सही, लेकिन तुम बेटा परेशान मत हो, मेरा बेटा किसी भी समय यहाँ आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अब वह सफाई कर्मचारी रमन समझ चुका था, अब इन बूढ़ी माताजी का बेटा कभी वापस नहीं आएगा। वह बोला, माताजी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ रोज तीसरे दिन ऐसे कोई ना कोई तो मिल ही जाता है हमें, जिसका बेटा या बहू, उसके बच्चे उसे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और यही नहीं, कभी कभी मंदिर में, कभी सड़कों पर ऐसे ही आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं। इस पर वह बूढ़ी अम्मा जी थोड़ा नाराज होती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या तुम मेरे बेटे को जानते नहीं? फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है? यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो अंदर जाकर देखो, वह अंदर ही कहीं होगा। अमन अंदर देखकर आया और आकर बोला, माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपका बेटा कहीं भी अंदर नहीं है। यह सुनकर वह बुढ़िया माई परेशान हो गई, फिर भी वह खुद को समझाती हुई बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ काम आ गया हो, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। अब जो रमन भी वापस अपने काम में लग गया और धीरे धीरे शाम ढलने लगी और सफाई कर्मचारी रमन अपने घर जाने वाला था। अंधेरा होने लगा था, एयरपोर्ट पर लाइट्स भी जल गई थी और गर्मी कुछ कम थी। शाम के समय थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी औरत अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। सफाई कर्मचारी रमन एक भला आदमी था। वह उस बूढ़ी औरत के पास आकर कहने लगा, माँ जी, आपको कुछ नाम पता तो अपने बेटे का पता होगा,
तब वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मेरा नाम तो राज रानी है और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। दरअसल वह कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से यह शहर अपने पास लेकर आया था और अब बड़े शहर में उसका तबादला हो गया है, तो वह मुझे अपने साथ लेकर वहीं जा रहा था। कब से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, पर वह नहीं आया। सफाई कर्मचारियों ने उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वह बोला, माताजी, यदि आपका मन हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। माताजी, मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं। अगर आप चाहो तो मेरे साथ चलिए और सुबह यहाँ वापस आ जाना। इस तरह वह बूढ़ी माई से कहने लगा तो बूढ़ी माई बोली, नहीं बेटा, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरा बेटा देवेश यहाँ आ गया तो वह मुझे ढूंढेगा और अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो वह कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं यहाँ ठीक हूँ। अब रमन बुढ़िया माई को शॉल ओढ़ाता हुआ बोला, माँ जी, अब आप मुझे बेटा कह रही हैं तो आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अपने साथियों को कहकर जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत लगे तो बता देना। और हाँ माँ जी, यह शॉल ओढ़ लीजिए क्योंकि रात के समय सर्दी पड़ने लगी है, खामाखा आप बीमार हो जाएंगी। तब बूढ़ी माँ जी ने शॉल ले ली और उसे ओढ़ कर बैठ गई। अब रमन को बूढ़ी माई लाख दुआएं देने लगी। अब रमन को भी काफी समय हो गया था, इसलिए वह भी अपने घर के लिए निकल गया और अपने घर जाकर उसने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। उधर बूढ़ी माई बेचारी भूखी प्यासी बैठी हुई अपने बेटे का इंतजार करती रही। ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने ऐसे ही पूरी रात बिता दी। अब वह बेचारी बूढ़ी माई बड़ी चिंतित थी क्योंकि वह वहां अपने बेटे के अलावा किसी को भी जानती नहीं थी। एक रमन ही था जिसने आगे बढ़कर बूढ़ी माई की मदद करना चाहा, लेकिन अब तो वह भी नहीं था। वो बेचारी बूढ़ी माई पूरी रात ठंड में ऐसे ही बैठी रही। अगली सुबह जब रमन वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि वह बूढ़ी माई अभी भी वहीं बैठी हुई है और रमन ने आते ही सबसे पहले उनसे बात की और पूछा, अम्मा जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया क्या? तो बूढ़ी माई बोली, नहीं बेटा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया है। वह बेचारी रोती रोती बोल रही थी और रोने लगी थी। तो रमन ने उन्हें पानी पिलाकर शांत किया और बोला, अम्मा जी, मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन मुझे कल ही शक हो गया था। आप मानो या ना मानो, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है और अब वह आपको लेने कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनते ही बेचारी बूढ़ी माई हिचकियां मार मार कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर रमन को उन पर बहुत तरस आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगा कि अगर अब शायद यह माताजी अपने किसी जानकार के यहाँ या फिर अपने घर वापस लौट जाएंगी। रमन अपना काम करने के लिए चला गया और बेचारी बुढ़िया माई जी वहीं बेंच पर बैठी बैठी रोती रही। अचानक वो बेंच से गिर पड़ी और वहां लोगों का जमावड़ा लग गया और आसपास के सभी लोग वहां आने लगे। लोगों की भीड़ देखकर रमन भी वहां आया और एयरपोर्ट के अन्य कर्मचारी भी वहां इकट्ठा हुए थे। रमन ने आकर देखा कि बुढ़िया माई नीचे जमीन पर गिर गई थी। वह थोड़ा घबरा गया। उसने बुढ़िया माई को तुरंत उठाया और फिर से बेंच पर लिटाया। इतने में एयरपोर्ट के अन्य कर्मचारी भी वहां आ गए और एक डॉक्टर को ले आए, जिसने आकर बताया कि वह औरत कमजोरी के चलते बेहोश हो गई थी। पानी के छींटे मारकर बेचारी बुढ़िया माई को होश में लाने के बाद सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर लग गए और रमन ने उनसे पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर ने बताया है कि कमजोरी थी। क्या आपने कल से कुछ नहीं खाया माँ जी? तो बेचारी बुढ़िया माई ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा,
बेटा मैं तो यहाँ अपने बेटे के भरोसे बैठी थी, मुझे क्या पता था वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था जो मैं कुछ खरीद कर भी खा पाती। रमन को उनकी दशा पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। वह बोला, माँ जी आप मेरे साथ चलिए, पहले कुछ खा लीजिए फिर कुछ बात करेंगे। रमन राज रानी जी को लेकर वहीं पास के एक कैंटीन में गया और उसने बुढ़िया माई के लिए खाना मंगवाया। अब उसने उनसे बातों बातों में जानने की कोशिश की। वह बोला, माँ जी आप कब से यहाँ बैठी थी? अब जब आपको पता ही चल गया है कि आपका बेटा अब आपको लेने वापस नहीं आएगा, तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? आप अब अपने घर वापस लौट जाइए, तो आपकी जिंदगी यहाँ पर और मुश्किल हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, मेरे बेटे ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। तो रमन बोला, मतलब? तो वह बोली, बेटा मेरे बेटे ने विदेश जाने से पहले जो बेटा उन्हें गांव लेने आया था, तो उसने कहा था, माँ अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ, इसलिए मेरे साथ चलिए, और अब हमारा वापस आना नहीं होगा तो हम घर को बेच चलते हैं। बेटा उसने मेरा घर भी बेच दिया, अब मेरे पास सड़कों पर रहने के अलावा कोई और चारा नहीं है। यह कहती कहती बेचारी बुढ़िया माई रोने लगी। उसकी दशा देखकर रमन को भी बहुत दुख हो रहा था। वह करता भी तो क्या, बेचारा वह खुद एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, इसलिए रमन कुछ नहीं कह सका। उसने उन्हें शांत कराया और कहा, माँ जी आप खाना खा लीजिए, और वह बिल देकर वहां से चला गया। शाम को जब रमन अपने घर लौटने लगा तो उसने देखा राज रानी जी एयरपोर्ट के बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक औरत बैठी हुई थी और उसके पास कुत्ते भौंक रहे थे। वह बूढ़ी औरत कुत्तों से बचने के लिए वहीं पड़ा पत्थर उठाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी, और इसी कारण वे कुत्ते और ज्यादा भौंक रहे थे, जिनकी आवाज से आसपास के और कुत्ते भी दौड़े चले आ रहे थे। और वह बूढ़ी औरत बेचारी डरते डरते उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी और धीमे कदमों से पीछे हट रही थी। वहीं पर लगी एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रमन ने देखा तो पता चला यह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी अम्मा है जिनको एयरपोर्ट पर उसका बेटा छोड़ गया था। यानी वही राज रानी है जिन्होंने अपना नाम राज रानी बताया था। और अब यह सब देखकर रमन से रुका नहीं गया। वह वहां गया और एक डंडे से कुत्तों को भगाकर उस बूढ़ी अम्मा राज रानी को एक तरफ बिठाया और वह थोड़ा साइड में जाकर अपनी पत्नी को फोन मिलाकर आज की सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई और कहने लगा, मीना मैं अपनी माँ को तो पैसों की कमी के कारण बचा नहीं पाया था, लेकिन अगर कभी मैंने आते जाते देखा कि इन अम्मा जी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और फिर अब कुछ हो या ना हो, हम कम से कम 2 वक्त की रोटी तो हम इन्हें दे ही सकते हैं, और बूढ़े आदमी को चाहिए भी क्या। अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अपने साथ घर ले आऊं। मीना काफी समझदार स्त्री थी। वह बोली, सुनिए जी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें सही लगता है तो माँ जी को घर ले आओ, हमसे जैसा बन पड़ेगा वैसे उनकी मदद करेंगे, और फिर जैसे हम खा पी रहे हैं सोच लेंगे घर में एक सदस्य बढ़ गया है, वो भी ऐसे ही खा पी लेगा। यह सुनकर रमन बहुत खुश हुआ और राज रानी जी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था जहां वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। राज रानी ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा, बेटा तुम लोग मेरे कारण परेशान हो जाओगे। तो रमन बोला, कोई बात नहीं माँ जी, ईश्वर ने मेरे नसीब में लिखा है कि तो वही होगा। तो बुढ़िया माई कहने लगे, नहीं बेटा मेरे नसीब में दुख खाने लिखे हैं तो मैं उन्हें खाऊंगी, और जो मेरा नसीब है उसे तो मैं भोगूंगी, इसलिए बेटा परेशान मत हो, मैं कहीं और रह लूंगी।
रमन कहने लगा, नहीं माँ जी, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा हमें तो खुशी होगी, है ना मीना? मीना ने भी खुश होकर कहा, हाँ माँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं है। और फिर अभी आपने ही तो कहा है, जो आपके नसीब में वही होगा, तो बस आप मान लीजिए कि आपके नसीब में इस घर में रहना है। अंदर आइए माँ जी और इसे अपना घर समझिए। मीना राज रानी जी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर अपने कमरे में ले गई और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और पानी लाकर दिया। फिर परिवार के सभी लोगों ने एक साथ खाने बैठे तो बुढ़िया माई भी अभी तक थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, तो वह सबके साथ खाना खाने लगी। मीना ने कहा, माँ जी, हमारे घर में जगह थोड़ी कम है, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए बहुत जगह है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमें अपने बच्चों की तरह समझें। जैसे घर के बाकी सदस्य रहते हैं, वैसे ही आज से आप भी इस घर की सदस्य हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बताएं। अब बूढ़ी माई बीना की बातें सुनकर आंखों में आंसू भरकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहने लगी, बेटी सदा खुश रहो। उम्र के जिस पड़ाव में मुझे मेरे अपने बेटे ने ठुकरा दिया, वहां तुम दोनों ने मेरा इस मुश्किल की घड़ी में साथ दिया है। आज के बाद तुम ही मेरे बेटा और बहू हो। उनके आंसू पोंछते हुए मीना बोली, बस बस माँ जी, अब खाना खा लीजिए। सब लोगों ने खाना खाया और सो गए। अगली सुबह रमन नहा धोकर अपने काम पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए। घर पर केवल बुढ़िया माई और मीना बची थी। वे दोनों पूरा दिन घर में बातें करती रहीं। मीना ने अपने घर परिवार और परिस्थितियों के बारे में सब बुढ़िया माई को बताया और वैसे ही राज रानी ने भी अपने बहू बेटों की करतूत मीना को बताई, जिन्हें सुनकर मीना अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई और कहने लगी, माँ जी, आपके बेटा बहू कितने घटिया इंसान हैं। भला अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है। वे दोनों अभी आपका दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें यह सब तब पता चलेगा जब उनके साथ भी ऐसा ही होगा। बुढ़िया माई मीना से कहने लगी, बेटी, तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी कम जगह है, पर तुम्हारा दिल और तुम्हारी नीयत बहुत साफ और नेक है। तुम परेशान मत हो, आज नहीं तो कल ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देगा। अब शाम को रमन आया और सबने साथ बैठकर खाना खाया, खूब गप्पे मारी। धीरे धीरे राज रानी भी इस परिवार में घुल मिल गई थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और ऐसे ही सब काम चल रहा था। बुढ़िया माई अब इस परिवार के सदस्य की तरह घर की हर गतिविधि में भाग लेती थी। मीना भी बहुत से कामों से अब निश्चिंत हो गई थी, जैसे बच्चों को देखना, बाजार से सब्जियां लाना। इसी तरह से छोटी छोटी जिम्मेदारियों से मीना मुक्त हो गई थी और वह इस बात से बहुत खुश थी। वह हमेशा ही कहती थी, हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती है, जो कि अब बुढ़िया माई के आने से पूरी हो गई थी। इस तरह पेड़ की जड़ उस पेड़ का वजूद होते हैं, उसी तरह घर का बड़ा बुजुर्ग भी परिवार के लिए उस जड़ के समान ही होता है। और रमन के परिवार रूपी पेड़ को राज रानी जी के आने से एक मजबूत जड़ मिल गई थी। पूरा परिवार सुखी सुखी रह रहा था। राज रानी जी ने एक बार अमन से कुछ काम करने के लिए कहा था, लेकिन रमन ने साफ मना कर दिया। वह बोला, माँ, अगर मेरी माँ आपकी जगह होती और मैं आपका अपना बेटा होता, तो क्या तब आप उससे यही कहती? आपसे काम कराना पड़ता? अभी इतने बुरे दिन नहीं आए माँ मेरे। अगर जरूरत होगी तो मैं और मीना दोनों जो काम करेंगे। आप नहीं, आप घर पर आराम से रहिए माँ, अपना और बच्चों का ध्यान रखिए। अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। मीना भी कहीं काम देख लेगी, पर अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप परेशान मत होइए।
यह सब सुनकर बुढ़िया माई की कुछ और बेचारी ना कह पाई थी और चुपचाप गर्दन हिलाकर बैठ गई। यह सब देखकर मीना हंसने लगी और बोली, माँ जी मैंने आपसे पहले ही कहा था, पर आप ही थी कि आप मेरी सुनती कहाँ है। अब ठीक है, अब तो आपको मानना पड़ेगा, आपके बेटे ने जो कह दिया। यह कहकर मीना जोर से हंसने लगी तो बुढ़िया माई के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, माँ जी आप खामखा परेशान होती हैं, आप निश्चिंत रहें, सब हो जाएगा। यह कहकर मीना किचन में चली गई और सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर ले आई। नाश्ता करने के बाद रमन और बच्चे स्कूल चले गए और रमन अपने काम पर। मीना घर के कामों में लगी हुई थी। तभी राजरानी ने कहा, बहू मैं सब्जियां ले आती हूँ, मुझे थैला दे दो। बुढ़िया माई थैला लेकर सब्जियां खरीदने निकल गई। बाजार से जब वह सब्जियां खरीद कर लौट रही थी तो हाथ में छोटा सा माइक लेकर एक लड़का लॉटरी की टिकट बेच रहा था, जिसमें हर एक टिकट 10 रुपए की थी और लॉटरी की रकम 10 करोड़ रुपए थी। न जाने राजरानी जी के मन में क्या आया कि उन्होंने वह टिकट खरीद ली और घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सब्जियां मीना को दे दी। मीना जब घर के कामों से फ्री होकर बैठी तो राजरानी जी ने वह टिकट मीना को दी और कहा, बेटा इसे संभाल कर रख ले, क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। मीना बोली, माँ जी ये आप क्या ले आई हैं, यह सब झूठी बातें होती हैं, मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगती नहीं देखी। खैर कोई बात नहीं माँ जी, आपका मन है तो मैं इसे रख लेती हूँ। यह कहकर मीना ने वह लॉटरी की टिकट अपने पर्स में डाल दी। अब बुढ़िया माई जब भी सब्जियां लेने जाती तभी एक टिकट ले आती और जब महीने के अंत में उन टिकटों की विजेता की घोषणा होने वाली थी तब उस लड़के ने टिकट देते समय बताया, माँ जी आप टीवी पर यह वाला चैनल चला कर रखना, इस पर लॉटरी के विजेता का नाम घोषित किया जाएगा और अपनी टिकटों को संभाल कर रखना। टीवी पर जो पता बताया गया उसको टिकट लेकर वहां जाना होगा। अगर आपका नंबर आ जाता है तो मतलब अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो ठीक है। अब बुढ़िया माई ने सारी टिकट मीना को संभाल कर रखने के लिए दी थी और जाकर मीना से टिकटें वह मांगने लगी। वह बोली, मीना कल बहुत जरूरी दिन है बेटा, कल लॉटरी के विजेता घोषित किया जाएगा। इस बारे में मीना बुढ़िया माई जी ने रमन को कुछ नहीं बताया था। बुढ़िया माई ने इस बार भी मीना को रोक दिया और वे बोली, मीना रहने दे, जब लॉटरी लग जाएगी तब रमन को बताएंगे, अगर नहीं लगी तो सोच लेंगे, हमारे इतने पैसे खो गए। मन का क्या समझाना बेटा, खामखा अगर रमन ने भी उम्मीद लगा ली तो उसे भी दुख होगा, इसलिए रहने दे। मीना भी मान गई और दोनों रमन के जाने के बाद टीवी खोलकर बैठ गई और अब लॉटरी का विजेता घोषित किया जाना था। मीना राज रानी के द्वारा लाई गई 5 टिकटें अपने सामने रखकर बैठ गई। जैसे जैसे लॉटरी का विजेता घोषित किया जा रहा था वैसे वैसे वह उन टिकटों को चेक कर रही थी। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने से पहले विजेता को 10 करोड़ रुपए और दूसरे विजेता को 5 करोड़ रुपए और तीसरे विजेता को 50 लाख रुपए का इनाम था। बुढ़िया माई और मीना दोनों ही हाथ जोड़कर बैठी थी और ईश्वर का नाम लिए जा रही थी इस आस में कि उनकी लॉटरी लग जाए। तीसरे विजेता ने बताना शुरू किया गया। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर घोषित किया गया, इसके बाद दूसरे विजेता का, लेकिन राज रानी की एक भी टिकट में उन दोनों में से एक भी नंबर नहीं आया। लेकिन अभी एक मौका बाकी था। वे दोनों टीवी पर नजरें गड़ाए बैठी रही। जैसे ही तीसरा विजेता घोषित किया गया वे दोनों अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गईं, क्योंकि तीसरे नंबर की टिकट यानी जो पहले विजेता था जिसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलना था वह विजेता कोई और निकला। टिकट का नंबर कुछ और था। अब बुढ़िया माई के पास टिकट जितने भी टिकट में से एक का भी नंबर उससे मेल नहीं खा रहा था। गुस्से में आकर मीना उन टिकटों को फेंकने लगी। तभी टीवी पर घोषणा करने वाले एंकर ने कहा, माफी चाहेंगे दर्शकों, किंतु यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है। यह जो पहले विजेता है इसके लॉटरी टिकट की संख्या कुछ और है, गलती पढ़ने वाले से हुई है
और अब उसने एंकर ने प्रथम विजेता की लॉटरी का टिकट का नंबर घोषित किया और जैसे ही मीना और राज रानी ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि राज रानी जी जो कल जो टिकट लेकर आई थी यह वही टिकट थी जो प्रथम विजेता थी। यह देखकर दोनों फूली नहीं समाई और खुशी से नाचने लगी। दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। मीना और राज रानी दोनों बहुत खुश थी, क्योंकि खुशी के मारे वो दोनों उछल रही थी। तभी रमन घर आ गया। दरअसल वह अपने कुछ जरूरी कागजात घर पर भूल गया था, जो कि कई दिनों से एयरपोर्ट वाले उससे मांग रहे थे। वह उन्हें भूल जाता था और आज वह उन्हीं कागजों को लेने के लिए वापस आया था। उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी को इतना खुश देखा तो वह हंसता हुआ बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो आप दोनों बहुत खुश हैं। क्या मिल गया आप दोनों को? बैग रखते हुए अमन बोला था। तब खुशी के मारे मीना उसके गले लगती हुई बोली, अब तुम्हें यह छोटी सी नौकरी करने की जरूरत नहीं है जी, अब सब कुछ अच्छा होगा। तब रमन उसे खुद से दूर करता हुआ बोला, क्या कर रही हो मीना, हद करती हो। माँ जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, अगर तू सुनेगा तो तू खुशी से फूला नहीं समाएगा। तब रमन ने पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ है, अब बता भी दो। तब बुढ़िया माई ने उसे लॉटरी की टिकट दिखाई और टीवी पर जो नंबर दिखाया जा रहा था वह जिसे देखकर रमन को खुद पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, क्या सच में हमारी लॉटरी लग गई है माँ? तो राज रानी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब हमारे बुरे दिन चले गए, अब तो बस खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तो आज अपने काम से छुट्टी ले ले, हमें इस पते पर जाना है, यहाँ इनाम की राशि हमें दी जाएगी। रमन ने फोन किया और आज की छुट्टी लेकर आज रानी को लेकर उस पते पर पहुंचा जहां इनाम की राशि दी जानी थी। क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी इसलिए न्यूज पर दिखाया जा रहा था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों विजेता वहां पर उपस्थित थे, जिन्हें बारी बारी से इनाम की राशि दी जा रही थी। बुढ़िया माई का बेटा मुंबई में रहता था, पर वह अपने शहर का हालचाल जानने के लिए ऑनलाइन कुछ खबरें देख लिया करता था। कुछ न्यूज चैनल जिन्हें वह डेली देखता था। जैसे ही उसने न्यूज खोली तो उस पर अपनी माँ को देखकर वह चौंक गया। और जब उसे पता चला कि उसकी माँ की 10 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई है, उसकी लॉटरी लगी है, तो वह फूला नहीं समाया और अपनी माँ को लूटने के इरादे से वह अपने शहर के लिए निकल पड़ा। पर वह जाता कहाँ, उसे तो एड्रेस ही पता नहीं था। उसने एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से पूछा तो उसे रमन के घर के बारे में पता चला। वह रमन के घर जा पहुंचा, किंतु रमन और उसका परिवार वहां से शिफ्ट हो चुके थे। और होते भी क्यों ना भला, कभी किसी करोड़पति को एक छोटे से कमरे के घर में रहते हुए देखा है क्या? वह तो उनकी मजबूरी थी जिस कारण वे वहां रह रहे थे, और भगवान ने आज उन्हें इस लायक बना दिया था कि वह अपने नए घर में चले गए। जब बुढ़िया माई जी का बेटा वहां पहुंचा तो उसने देखा वहां तो ताला लगा है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला रमन और उसका परिवार एक हाई फाई सोसाइटी में रहता है, जहां उन्होंने अपना मकान लिया है। पड़ोसियों से पूछकर जो राज रानी का बेटा भी उस पते पर चला गया। उसने जाकर देखा दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा हुआ है और अब वह उस चौकीदार से कहता है, सुनिए भाई, यहाँ इस घर में एक राजरानी नाम की औरत रहती है, वह मेरी माँ है। आप जाकर उनसे कहिए कि उनका बेटा देवेश उनसे मिलने आया है, या फिर आप मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड ने उसे वहीं रोक दिया और बोला, मैं फोन करके पता करता हूँ। उसने राजरानी जी को फोन किया और पूछा, माँ जी, बाहर कोई लड़का आया है, वह कह रहा है कि वह आपका बेटा है, उसका नाम देवेश है, वह आपसे मिलना चाहता है। बुढ़िया माई ने गुस्से में कहा कि वह मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा यहाँ मेरे साथ है, उससे कह दो कि चला जाए यहाँ से, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मेरा उससे कोई वास्ता है। राजरानी के मना करने के बाद चौकीदार ने उसे वहीं रोक लिया और अब वह मन ही मन सोचने लगा कि किस तरह वह अपनी माँ से मिले और किस तरह उसे मनाएगा, क्योंकि अब तक वह यह तो समझ चुका था कि उसकी माँ उससे बहुत नाराज है, जिन्हें मनाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वह चौकीदार जब वॉशरूम गया तो देवेश चुपके से घर के अंदर आ गया। अंदर जाकर चिल्लाने लगा, माँ माँ,
कहाँ हैं आप? देखो आपका बेटा आ गया है आपसे मिलने के लिए। कितने दिन हुए हैं आपसे मिले हुए, मैं तो कब से तरस रहा था आपसे मिलने के लिए। राजरानी को देखकर आगे बढ़ता हुआ देवेश बोला। जैसे ही वह राजरानी जी के गले लगने को हुआ तो राजरानी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और रमन को आवाज लगाई। तो रमन अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही थी? आप ठीक तो हैं? तब राजरानी ने अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए कहा, रमन, इस नालायक को इस घर से निकाल दो, मुझे इसकी शकल भी नहीं देखनी। रमन कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी राजरानी का बेटा फिर से माँ माँ करता हुआ उसके पैरों में लिपट गया। तब रमन समझा। रमन उसे उठाता हुआ बोला, तो तू है वह नालायक और कमीना बेटा जिसने अपनी माँ को तड़पने के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था, जिसने यह भी नहीं सोचा कि वह कहाँ रहेगी, क्या करेगी, वह अपना जीवन कैसे जिएगी, जिसने उन्हें जीते जी मरा हुआ समझ लिया। आज उसे अपनी माँ की याद कैसे आई है? तो जैसे कमीनों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और तू यहाँ किस इरादे से आया है वह भी मैं जानता हूँ। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा, रमन ने धक्का देते हुए कहा। तब वह देवेश अपने हाथ पर नस पर जो चाकू रखता हुआ बोला, माँ, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। राजरानी उसे इस तरह देखकर बोली, तुझ जैसा स्वार्थी कभी अपनी जान नहीं दे सकता, केवल दूसरों की जान ले सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू यह सब ड्रामा किस लिए कर रहा है। तब उस लड़के ने अपनी गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ और अब मैं आपके ही साथ रहूंगा, और अगर आप इस बात के लिए नहीं मानी तो मैं खुद को मारकर आप लोगों को अपनी हत्या के जुर्म में फंसा दूंगा। या तो मुझे भी यहाँ अपने साथ रखो या फिर मुझे इनाम के वे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रमन ने जैसे ही उसे धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही उसने रमन को खींचकर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और राजरानी को धमकी देने लगा, अगर आपने मुझे इनाम के पैसे नहीं दिए तो मैं इसको जान से मार दूंगा। बुढ़िया माई रमन की जान को खतरे में देखकर घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हें जितनी भी रकम है वह देने के लिए तैयार हूँ। ऊपर खड़ी हुई मीना यह सब देख रही थी, जिस पर राजरानी के बेटे देवेश का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मीना ने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी घटना की जानकारी दी। राजरानी ने रमन की जान बचाने के लिए मीना को आवाज लगाई और कहा, बहू, घर में जितने भी पैसे और गहने हैं सब भर कर लाओ, मुझे मेरे बेटे की जान से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है। यह सब देखकर देवेश शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, अरे वाह, बड़ा प्यार है माँ बेटे में, अपने सगे बेटे से इतनी नफरत और इस पराये से इतना प्यार। तब बुढ़िया माई बोली, सब तेरे कर्मों के कारण है, जरूरी नहीं कि अपना खून है तो वह सगा है या वह भी आपका ख्याल रखेगा। तूने तो बेटा मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, उस वक्त यही मेरा बेटा था जिसने मेरा साथ दिया, तो भला मैं आज इसे यहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। देवेश इन सब बातों में लगा हुआ था क्योंकि मीना ने पुलिस को फोन करके सारी स्थिति बता दी थी। तो पुलिस ने भी चुस्ती दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की। वह समय से पहले वहां पहुंचे और सभी लोग इतने धीरे धीरे अंदर आए कि देवेश को अंदाजा नहीं हुआ कि कब उसके सिर पर पुलिस इंस्पेक्टर ने गन तान दी थी और तभी एक कांस्टेबल ने आगे आकर उसके हाथ से चाकू छीन लिया। अब देवेश को पकड़कर पुलिस वाले ले गए और उसे जेल में डाल दिया। सबूत का कोई अभाव नहीं था क्योंकि पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, किसी की जान लेने की कोशिश करते हुए, जिसके कारण देवेश को उम्र कैद की सजा हुई और बुढ़िया माई अपने बेटे रमन और बहू मीना के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब वे अपना जीवन जो उनका बहुत सुखी और खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। शायद यह रमन और मीना के कर्मों का फल था जो उन्हें मिला। उन्होंने एक असहाय की मदद की और भगवान ने उन्हें फलस्वरूप इतना बड़ा तोहफा दे दिया। दोस्तों, जरूरी नहीं है आपका अपना खून है तो केवल वही आपकी सेवा कर सकता है या आपका ख्याल रख सकता है। कई बार पराये रिश्ते इतने अपने हो जाते हैं जितना आपके अपने रिश्ते भी नहीं हो पाए। खून के रिश्ते होने से ही सब कुछ नहीं होता,
इंसान के मन में जब तक एक दूसरे के व्यक्ति के लिए प्रेम भावना ना हो, स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, चाहे वह उसके लिए अपने ही क्यों ना हो। स्वार्थी इंसान हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, वह किसी का सगा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।